हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस। तो हमने अब तक न्यूट्रिशन डाइजेशन के बारे में पढ़ लिया है। डिटेल डिस्कशन हमने कर लिया था। अगर आपने अब तक वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज जाके देख लेना। मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन कैसे होता है, क्यों होता है, कहाँ पे होता है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन। देखो, ये दो एक्टिविटी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी ताकि समझाने के बाद आप खुद सोच सको कि कैसे हो रहा है ये सब चीजें। ठीक है। तो चलो रेस्पिरेशन पढ़ते हैं। क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ पे होता है रेस्पिरेशन। देखो, पहले तो हमने खाना खाया, डाइजेशन के बारे में पढ़ा। देन वो खाना ऑब्जर्व तो हो गया इंटेस्टाइन में, ब्लड के द्वारा पूरे बॉडी के एक एक सेल तक खाना का जो सिंपलीफाई मॉलिक्यूल चला भी गया। बट उसके बाद क्या एनर्जी कैसे मिलता है हमारे बॉडी को खाना से। ठीक है। तो देखो, वो होता है मेन पॉइंट। हमने देखो, सपोज कार्बोहाइड्रेट हमने खाया था, उससे सिंपलीफाई होके हमें क्या मिला, ग्लूकोज मिला। तो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में गया एक सेल तक। ठीक है। एक सेल तक वो गया। ये एक सेल है आपका। ओके। ये रहा उसका न्यूक्लियस। ठीक है। सेल के अंदर चला गया। जब सेल के अंदर जाएगा वो पहले एक पाथवे में जाएगा, ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। ठीक है। ग्लाइकोलाइटिक पाथवे के अंदर चला गया। ठीक है। वहां से हमें क्या मिलेगा, पाइरुवेट मिलेगा। ठीक है। क्या मिला हमें, ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में से पाइरुवेट मिला। तो हमने क्या पढ़ा अब तक, क्या समझाया मैंने आपको कि पहले हमने सिंपलीफाई करवा के खाना को एक एक सेल तक हमारे बॉडी में पहुंच गया जाके। ग्लूकोज को जब सेल तक पहुंचा, सेल के अंदर चला गया, तो पहले काम क्या हुआ, ग्लाइकोलाइटिक पाथवे के अंदर वो चला गया एंड हमें क्या मिला, पाइरुवेट मिला। ठीक है। चलो, ये पहली स्टेप है। ठीक है। जब खाना जाता है सबके बॉडी में, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, तो वही यही काम होता है। ठीक है। तो पहले ग्लूकोज, देखो ये प्रोसेस याद मत रखना, सब ग्लूकोज याद रखो एंड पाइरुवेट याद रखना। ओके। तो ग्लूकोज से क्या बना आपका, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। देन हमारा क्या बनेगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। देन बनेगा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। देन बनेगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है। देखो, ये तो पहले था ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल कार्बन, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था, सॉरी 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था। बट जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में टूटा आके यहाँ पे ये 3 कार्बन बन गया। ये वाला 3 कार्बन मॉलिक्यूल है एंड हमें क्या मिला होगा, 2 हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट मिलेगा या फिर 2 पीजीए मिलेगा। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है। देखो कितने कार्बन थे, 6 कार्बन थे। कितने कार्बन में टूटे, 2 कार्बन, 3 कार्बन में टूटे। कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे हमें, 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। समझ में आया, इतना तक क्लियर हो गया। ठीक है। यहाँ पे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन मिला होगा या फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है। इधर ये और फिर वो, तो उसके बाद क्या मिलेगा, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। then 3 phosphoglycerate, then 2 phosphoglycerate,
then phosphoenol pyruvate, देन हमें मिलेगा पायरुवेट। ठीक है, तो ऐसे बनता है पायरुवेट। आपके बुक में सिर्फ बता दिया है पायरुवेट बन रहा है, तो ऐसे बनता है पायरुवेट ग्लूकोज में से। ठीक है, ये होता है पायरुवेट का मतलब कैसे बनता है पायरुवेट। ठीक है, तो आपके बुक में क्या दिया हुआ है चलो देखेंगे। वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेक्शन। यह हमने देखा द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन is used in cell to provide energy for various life processes. Diverse organisms do this in different way. Some use oxygen to break down glucose completely into carbon dioxide and water. Some use other pathway that do not involve oxygen. ठीक है, कोई कोई ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं इसे तोड़ के एनर्जी निकालने के लिए, एंड कोई कोई क्या करते हैं जो ऑक्सीजन को यूज ना करके एनर्जी निकाल लेते हैं। तो बहुत डिफरेंट होते हैं, बट सबको एनर्जी चाहिए होता है। ठीक है, इन ऑल केसेस, सब केसेस में द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरुवेट। देखा आपने कि यहाँ पे एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज था, उसमें से एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट, यहाँ पे 2 पायरुवेट में निकला होगा, जैसे कि यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी एसीटोन या फिर 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आपको मिलेगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे 2 पायरुवेट एंड में आपको मिलेगा। तो क्या हो रहा है इस सब प्रोसेस में, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनाएरोबिक। एरोबिक एनाएरोबिक क्या होता है, जो रेस्पिरेशन हमारा है वो दो दो भाग में डिवाइडेड होता है। जो रेस्पिरेशन वो क्या होता है, एक तो एरोबिक, दूसरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन यूज होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन यूज नहीं होता है। ठीक है, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। जो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है वहां पे ऑक्सीजन यूज हो रहा है, बट चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो, पहले तो ग्लूकोज से पायरुवेट दोनों में ही बन जाता है। ठीक है, रेस्पिरेशन दो तरह की है मानते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन है एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, बट ये जो प्रोसेस है, ठीक है, यही जो प्रोसेस है ये दोनों में बनते हैं। पायरुवेट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ बोथ। एंड प्रोडक्ट तो नहीं बोल सकते, बट ग्लूकोज में से पायरुवेट दोनों में बनते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक में बनता है। तो क्या हुआ यहाँ पे, क्या बोला कि दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। कहाँ पे बन रहा है, साइटोप्लाज्म में ये काम हो रहा है। In all cases, the first step is the breakdown of glucose, a 6 carbon molecule into 3 carbon molecule। ये याद रखना, पायरुवेट कितने कार्बन के मोलिक्यूल, ऐसा क्वेश्चन में आ जाएगा, तो ये 3 कार्बन का मोलिक्यूल है। फर्दर द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये तो पायरुवेट तक था। पायरुवेट में से कुछ कुछ प्रोडक्ट और भी बनेगा, मैं आपको बताती हूँ, वेट। ठीक है, इथेनॉल एंड कार्बन नहीं, मैं बता देती हूँ, फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो आपका क्या बन गया, पायरुवेट बन गया। तो ये पायरुवेट ना दो पाथ में जाएगा, ये था एरोबिक के लिए एंड ये हो जाएगा एनएरोबिक के लिए। जो एरोबिक में जाएगा ऑक्सीजन का यूज होगा। पायरुवेट कहाँ पे जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, क्या होगा, वो पायरुवेट में से क्या निकलेगा हमारा, 3 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या क्या निकला, कहाँ पे गया, ये एरोबिक रेस्पिरेशन में गया। क्या क्या निकला यहाँ में, यहाँ से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एंड अब जाएगा एनाएरोबिक में। ठीक है, एनाएरोबिक में भी दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक में बिल्कुल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन,
सॉरी, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक आई थिंक है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस एनर्जी। एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनेगा हमारा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है प्रोसेस। ये जो पायरुवेट तक एनाएरोबिक एरोबिक नहीं देखेंगे, वो पायरुवेट तक बोथ एनाएरोबिक एंड एरोबिक हो जाए, सॉरी पायरुवेट तक एनाएरोबिक एरोबिक दोनों में होगा, बट पायरुवेट के बाद पायरुवेट कहाँ पर एंटर कर रहा है वो डिपेंड करता है, या एरोबिक है या फिर एनाएरोबिक है। ठीक है, अब तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। फर्दर द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इन इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट during fermentation. Since this process takes place in the absence of air, it is called anaerobic respiration. ये याद रखना कि anaerobic में absence of air होता है। एंड कहाँ पे होता है, ईस्ट में क्या बन रहा है, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। यूजिंग ऑक्सीजन कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। दिस दिस प्रोसेस ब्रेक अप 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला था, देखो यहाँ पे मिला था ना, 3 कार्बन 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। द अदर प्रोडक्ट इज वाटर। ओके, since this process takes place in the presence of air, it is called aerobic respiration. The release of energy in the aerobic respiration is a lot greater than in anaerobic process. ठीक है, यहाँ पे बहुत एनर्जी निकलता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। समटाइम्स व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल, अनदर पाथवे फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इज टेकन। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे देखो लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, हमारे बॉडी के जैसे मसल में क्रैम्प्स आ जाते हैं कभी कभी एक्सरसाइज के दौरान। क्यों होता है, क्योंकि उस मसल के पास ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता है, तो क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। वो पायरुवेट में से सही तरीके से एनर्जी निकाल नहीं पाता, एंड एनर्जी यहाँ पे लेस देन 7% से निकलता है। यहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा ही निकलता है, बट यहाँ पे एनर्जी लेस देन 7% में से निकलता है। Sometimes when there is a lack of oxygen in our muscle cells, another pathway for the breakdown of pyruvate is taken. Here the pyruvate is converted into lactic acid, which is also a 3 carbon molecule. This build up lactic acid in our muscle during sudden activity cause cramps. हम क्रैम्प्स का इसीलिए महसूस हमें होता है जब ऑक्सीजन का कमी हो जाता है बॉडी में, एंड बॉडी क्या प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन करता है। ओके, ये वाला जो डायग्राम यहाँ पे है, ये आप याद रखना, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही डिटेल सब कुछ दे दिया है। आप एक ऐड कर दो तो 2 पायरुवेट यहाँ पे बनता है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल, 2 पायरुवेट यहाँ पे बनता है एक ग्लूकोज से। ठीक है, वो एक पायरुवेट से ये सब बन जाते हैं। ठीक है, एक एक पायरुवेट से ये सब बन जाएंगे, ये सब बन जाएंगे, बट यहाँ पे एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनता है। ठीक है, ये प्लीज याद रखना, जब ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है, यहाँ तक बोथ एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में होता है, पायरुवेट बनते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। एंड पायरुवेट कितने कार्बन मॉलिक्यूल के होते हैं, 3 कार्बन के होते हैं, एंड थोड़ा एनर्जी यहाँ पे भी निकलता है। देन जब पायरुवेट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जाएगा तो 3 कार्बन ऑफ 3, हाँ 3 कार्बन डाइऑक्साइड देगा यहाँ पे, ये थोड़ा लिख लो, 3 कार्बन डाइऑक्साइड देगा एंड एक वाटर मॉलिक्यूल एनर्जी देगा। एंड जब हमारे मसल सेल में लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा तब क्या देगा हमें, लैक्टिक एसिड देगा विच इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल एंड एनर्जी देगा। एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ईस्ट में फर्मेंटेशन के दौरान क्या देता है, इथेनॉल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी देता है, 2 कार्बन, इथेनॉल 2 कार्बन मॉलिक्यूल का होता है। ठीक है, आई होप आपको रेस्पिरेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने अच्छे से समझाने के लिए ट्राई किया है। ओके, the energy released during the cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि एनर्जी निकला एंड हमारे बॉडी में सब जहां जहां जरूरत है वो चला गया।
ऐसा नहीं है, बहुत अमाउंट में एनर्जी निकलता है। एंड देखो जैसे कि हम घर में पापा जॉब करते हैं मेनली, तो उनके अकाउंट में एक महीने में सैलरी आता है, मान लो 50,000 आ गया। ऐसा नहीं है कि हम एक दिन में ही वो 50,000 उड़ा देंगे, नहीं, हम सेविंग्स करके रखते हैं कि जब 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 हमें जरूरत होगा तब तब हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, एक पैसे के रूप में हम लेके आ जाते हैं। मान लो पैसे के रूप में से हम बैंक में से निकाल के ले आते हैं, करेंसी नोट जहां भी जो भी बोलते हो, तो उसे हम लेके आ जाते हैं। एंड क्या करते हैं, महीने भर जब जो चाहिए मार्केट में से वो एक पैसा देके हम लेके आते हैं घर में, चावल गेहूं जो भी हमें खाना खाना होता है। ठीक है, वैसे ही जब एनर्जी मिलता है कुछ फॉर्म में, तो हमारा बॉडी क्या करेगा, उसको एटीपी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो क्या कौन सा मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करता है, हम क्या बोलते हैं उसको, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रखना, क्योंकि ये बहुत जरूरत होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, विच इज यूज टू fuel ऑल अदर एक्टिविटी इन द सेल। यही तो करेंसी होता है जो काम करने के लिए हेल्प करता है। इन दिस प्रोसेसेस एटीपी इज ब्रोकन डाउन, गिविंग राइज टू फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, which can drive the endothermic reaction taking place in the cell। मैंने आपको क्या बताया था एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, कि जो रिएक्शन जिसपे हमें एनर्जी देना पड़ता है। एक रिएक्शन सपोज सबस्ट्रेट प्रोडक्ट हो रहा है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना होगा। एनर्जी नहीं देंगे तो प्रोसेस नहीं, वो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, बॉडी में जो भी एंडोथर्मिक प्रोसेसेस हो रहा है, तब हमें क्या करना पड़ता है, जो एटीपी में से एनर्जी निकाल के वो रिएक्शन में देना पड़ता है, ताकि वो रिएक्शन हो सके हमारे बॉडी के अंदर। एंड विदाउट रिएक्शन हमारा बॉडी कुछ भी नहीं है। ठीक है, पूरा बॉडी अगर चल रहा है, घूम रहा है, कुछ काम कर रहा है, तो इसीलिए कि बॉडी के अंदर डिफरेंट रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, देखो, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी। ATP is the energy currency for most cellular processes. The energy released during the processes of respiration is used to make an ATP molecule from ADP and inorganic phosphate. देखो, जब एक एटीपी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो वो एडीपी एंड फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके एक एटीपी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एक एनर्जी उसे चाहिए होता है। देखो, जब एनर्जी हमारे बॉडी में बहुत अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, तब वो क्या करेगा, एक एडीपी ले लेगा एंड एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके एनर्जी लेके वो एटीपी प्रोड्यूस हो जाएगा। जब हमें एनर्जी चाहिए होगा, वो सेम एटीपी एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट जाएगा एंड क्या दे देगा, हमें एनर्जी दे देगा। ठीक है, जो एनर्जी में the endothermic process in the cell then use this ATP to drive the reaction. When the terminal phosphate linkage in ATP is broken using water, the energy equivalent to 30.5 kilojoule mole is released। इतना अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है। Think of how a battery can provide energy for many different kind of uses। छोड़ो, ये सब होता है जैसे कि एक एंडोथर्मिक, हमारे बॉडी को मेनली एनर्जी चाहिए होता है। तो आपने देखा कि कैसे न्यूट्रिशन से हमारे बॉडी का सेल वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एंड वो एनर्जी कैसे हम स्टोर करके रखते हैं, एंड जब चाहिए होता है हम उसे यूज कर देते हैं। थिंक ऑफ हाउ अ बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ यूजेस। इट कैन बी यूज टू ऑब्टेन मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सो ऑन। सिमिलरली एटीपी भी वही काम करता है, कैन बी यूज्ड इन द cells for the concentration contraction of muscles, protein synthesis। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि डिफरेंट काम हमारे बॉडी में हो रहा है एटीपी को यूज करके। ठीक है, सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड ऑन ऑक्सीजन, एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू एंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। देखो, कभी कभी ना जो बहुत ऊंचाई पर जाते हैं ना लोग, उन्हें ऑक्सीजन की डिफिकल्टी हो जाती है, बिकॉज हमारा बॉडी को एक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऑलवेज चाहिए होता है हमारे बॉडी को एनर्जी देने के लिए। अगर वो नहीं मिलेगा तो ऑफ कोर्स डिस्कम्फर्टनेस फील होगा। ठीक है, एक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमेशा चाहिए होता है। वी हैव सीन दैट प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमाटा। तो प्लांट क्या करते हैं, स्टोमाटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज करते हैं। एंड द लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस एंश्योर दैट ऑल सेल आर इन कांटेक्ट विथ एयर। हमारे बॉडी के लिए नाइजल कैविटी होता है जो क्या करता है,
बाहर से ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर लेता है एंड पूरे बॉडी को सप्लाई करना उसका काम होता है। बट जो प्लांट होता है वो क्या करता है, अ, थोड़ा उसका जो सेल्स होते हैं वो कांटेक्ट में आने की कोशिश करते हैं एयर के, ताकि उनको जो भी गैसेस गैसेस चाहिए होता है वो डायरेक्टली ले सके। समझ में आया? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हियर। वो क्या करते हैं, जो एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू वो ले लेते हैं। दे कैन गो इनटू They can go into cell or away from them and out in the air. The direction of diffusion depend upon the environmental condition and requirement of the plant. देखो, जैसे कि एक ये पेड़ है, यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो क्या होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आ जाएगा, डिफ्यूजन इजीली हो जाएगा। एक पेड़ के अंदर CO2 ज्यादा है, तो क्या करेगा, यहाँ पे CO2 कम है, तो ये क्या करेगा, CO2 अंदर से बाहर चला जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट देके यही बोल रहा है यहाँ पे। तो जब देखो हम दिन में क्या होता है, जो प्लांट होता है वो खाना क्या करता है, खाना बनाता रहता है। तो जब खाना बनाता रहता है उसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है एनवायरमेंट से, तो एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा एंड क्या करेगा, ले जाकर वो खाना बना देगा एंड खाना बनाते टाइम वो ऑक्सीजन रिलीज करता है। ऐसा नहीं है कि एक पेड़ है एंड उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, उसको भी चाहिए। हमारे हम जैसे करते हैं उसको भी एनर्जी के लिए वो ऑक्सीजन का यूज करता है, ठीक है। बट दिन में क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके जब खाना बनाता है तभी वो ऑक्सीजन रिलीज करता है। जितना खुद को चाहिए उतना यूज कर देता है एंड जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है वो बाहर रिलीज कर देता है, तो वही ऑक्सीजन को हम यूज करते हैं, ठीक है। हमारे पास ऑक्सीजन का प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी नहीं है। एक प्लांट के पास ऑक्सीजन प्रोडक्शन का कैपेसिटी होता है, वो खुद यूज करके ही हमें देता है, ठीक है। बट जब रात हो जाता है वो क्या करेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको वो ले रहा था वो रात में उसको चाहिए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सनलाइट तो नहीं है, वो खाना कैसे बनाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेना बंद कर देगा। बट उससे ऑक्सीजन भी तो चाहिए, वो तभी खाना नहीं बना रहा है, ऑक्सीजन भी तो नहीं बना पाएगा। तो क्या करेगा, रात में ऑक्सीजन लेना स्टार्ट करेगा। तभी इसीलिए बोला जाता है कि रात में एक पेड़ के नीचे मत सोना, ठीक है। At night, when there is no photosynthesis occurring, CO2 elimination is the major exchange activity going on. ठीक है, रात में क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, इसीलिए ऑक्सीजन को ही बाहर से ऑक्सीजन वो लेने लेने का कोशिश करता है, लेता है, ठीक है। अपना खुद का सब एनर्जी चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए, उसका जो लाइफ प्रोसेस उसको मेंटेन करने के लिए उसे भी ऑक्सीजन चाहिए, तो वो बाहर के एनवायरमेंट से क्या करता है, खुद एनर्जी ले लेता है, ऑक्सीजन ले लेता है। ड्यूरिंग द डे CO2 generated during the respiration is used up by the photosynthesis, hence there is no CO2 released. Instead oxygen release is the major event at this time. समझ में आया क्या बोल रहा था यहाँ पे? Animals have evolved different organs for uptake of oxygen from the environment and for getting rid of carbon dioxide produced. सबको ऑक्सीजन चाहिए। Terrestrial animal can breathe the oxygen in the atmosphere, but animals that live in water need to use the oxygen dissolved in the water. तो जो मछलियां, जो भी वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो ऑक्सीजन, जो डिजोल्व ऑक्सीजन होता है वाटर में, उसको कंज्यूम करते हैं। हम जो प्राणियां एनवायरमेंट में रहते हैं या फिर जो एयर में होने वाला प्रेजेंट जो होता है ना ऑक्सीजन, उससे हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका रेस्पिरेशन के बारे में। तो मैंने स्टार्टिंग से बोला था कि आपको दो एक्टिविटी मैं आपको बताऊंगी, देन आप कैसे हो रहा है आप सोच के थोड़ा सोचना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। तो एक्टिविटी 5.4 में क्या बोला गया है, कि यहाँ पे बोला गया है आप थोड़ा प्रेसली प्रिपेयर लाइम वाटर आपको लेना है। लाइम वाटर क्या है, कार्बन हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको लेना है। तो बोथ टेस्ट ट्यूब ए में लेना है एंड टेस्ट ट्यूब बी में लेना है। तो पहले तो आपको क्या करना है, खुद से फूंक मारना है एक स्ट्रॉ के थ्रू। देखो यहाँ पे कैसे फूंक मारा है, एक स्ट्रॉ के थ्रू फूंक मारना है एंड
वेट करना है कि कितना टाइम लगा रहा है वो मिल्कीनेस आने में, वो जो कलर है ना वो कितना टाइम में चेंज हो रहा है। एंड और एक टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, एक पिचकारी लेना है एंड पिचकारी से एयर ब्लो करना है यहाँ पे एंड वेट करना है एंड देखना है यहाँ पे कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, कलर मतलब जो चेंज हो रहा है ना कलर, व्हाइट कलर, वो आने में कितना टाइम लग रहा है। तो जो रिजल्ट होगा, देखो क्या बोल रहा है हम बुक में, टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब, ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर। ठीक है, एयर ब्लो करना है, एक पहले तो खुद एयर ब्लो करना है एंड दूसरा पिचकारी के द्वारा करना है। नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर दिस लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। तो नोट करो कितना टाइम ये ले रहा है, ये कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, what does this tell about the amount of carbon dioxide in the air that we breathe out? Okay, देखो जो हम रेस्पिरेशन, जो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, जो हमारा जो बॉडी होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ देते हैं। ठीक है, ब्लड प्यूरिफाई होने के बाद CO2 हम रिलीज कर देते हैं। तो जब हम फूंक मारेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर आएगा। ठीक है, बट जब ये पिचकारी में से यहाँ पे एयर ब्लो किया जा रहा है तो तब क्या आएगा, एयर आएगा एंड एयर इज नॉट ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। एयर में क्या क्या होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, बहुत सारे चीज होते हैं। तो इसमें जल्दी जो कलर चेंज हो जाएगा, बट इसमें कलर चेंज होने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, एक्टिविटी 5.5 में क्या बोला गया है, पहले तो आपको टेस्ट ट्यूब लेना है। ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है। टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन, ऐड सम ईस्ट टू दिस। सॉरी, एक टेस्ट ट्यूब लेना है। यहाँ पे क्या लेना है, थोड़ा फ्रूट जूस लेना है। ठीक है, ड्राइंग को जज मत करना। एंड थोड़ा ईस्ट, हमने अब पढ़ा ईस्ट क्या करा है, फर्मेंटेशन का काम करा है। ईस्ट ले लेना एंड उसको एक कर्व के थ्रू बंद कर देना। ठीक है, एक कर्व के थ्रू बंद कर देना। यहाँ पे एक क्या करना आप है आपको, कि एक ऐसे पाइप, ग्लास के रॉड, जो भी बेंट रॉड, आपको फिक्स कर देना है एंड यहाँ पे लाइम वाटर होना चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर होना चाहिए। ठीक है, जब देखो सोचो कि फर्मेंटेशन में क्या क्या प्रोडक्ट आ रहा था। एक तो आपको क्या मिल रहा था प्रोडक्ट में, कार्बन डाइऑक्साइड जरूर मिलता है, इथानॉल बनता है एंड एनर्जी भी बनता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा तो ये इस रास्ते में जाके यहाँ पे आएगा एंड क्या होगा, ये जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम का सोल्यूशन होगा उसका कलर चेंज हो जाएगा। व्हाट चेंज यू ऑब्जर्व्ड इन द लाइम वाटर आफ्टर एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर दिस चेंज टू अकर, बिकॉज यहाँ पे CO2 निकल रहा है ना, ये इमीडिएटली हो जाएगा। व्हाट डज दिस टेल अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। तो हमने तो पहले ही पढ़ लिया था, आप थोड़ा सोचने की हेल्प हो जाए इसलिए मैं आपको ये एक्टिविटी लास्ट में करवा दिया। तो चलो थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि हमने फर्स्ट वीडियो से क्या क्या पढ़ा था। पहले तो हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा कि न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। न्यूट्रिशन बॉडी को एनर्जी देता है एंड सब काम करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो सबका न्यूट्रिशन जो होता है अलग अलग होता है, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो खुद का खाना खुद बनाते हैं एंड जो हेटेरोट्रॉफिक होता है वो खुद के खाने के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, एंड सबका डाइजेशन प्रोसेस भी अलग होता है। सिंगल सेल जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, वो खाना कुछ कुछ तो खाना बाहर ही डाइजेशन वो करवा के, डाइजेस्ट करवा के खुद के अंदर लेते हैं एंड कोई कोई खाना खुद के अंदर लेने के बाद डाइजेस्ट करवाते हैं। जैसे हम ह्यूमन बीइंग होते हैं, हम खाना अंदर लेके डाइजेशन का प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर होता है। एंड डाइजेशन का प्रोसेस में भी मैंने आपको बोला कि माउथ, फायरिंग्स, ओइसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन, एनल, कैनल, ये सब होते हैं हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। एंड सबके लिए जो एंजाइम्स होते हैं, सब में कुछ कुछ एंजाइम होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, वो सब में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डाइजेशन होते हैं। जैसे स्टार्च हमारे माउथ में थोड़ा स्टार्ट हो जाता है उसका डाइजेशन, एंड प्रोटीन हमारे स्टोमक में स्टार्ट होता है एंड लिपिड में आके लिपिड जाके इंटेस्टाइन में होता है। तो ये सब था किसके लिए,
डाइजेशन के बारे में था। तो आज हमने रेस्पिरेशन पढ़ा कि खाना में से एनर्जी कैसे निकलता है, उसे हम रेस्पिरेशन के थ्रू समझते हैं। एंड सब में रेस्पिरेशन भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, एरोबिक एनाएरोबिक। जो एरोबिक है वहां पे ऑक्सीजन का यूज होता है, जो एनाएरोबिक होता है वहां पे ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। एंड जो इथानॉल होता है कुछ कुछ जगह पे एनाएरोबिक में इथानॉल प्रोड्यूस होता है, हमारे बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन से लैक्टिक एसिड का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये था आज का वीडियो में। आज तक हमने जितने वीडियो देखे हैं, तो इतना तक मैंने आपको समझा दिया है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। तो प्लीज नोट बना देना, ठीक है। अगर आप नोट नहीं बनाओगे तो आपको जाके लास्ट में एग्जाम के टाइम आपको वो हेल्प नहीं होगा जितना प्रोडक्टिव आप अब बन रहे हो, बट वो काम नहीं करेगा, ठीक है। हमेशा नोट बनाना। एंड हर 2 दिन या फिर 3 दिन में रिवीजन करना। आप आज जो पढ़ रहे हो आप 4 दिन के बाद आप वो भूल जाओगे, ठीक है। रिवीजन मस्ट होना चाहिए हमेशा। 2-3 दिन के बाद अगर आप एक बार भी रिवीजन करते हो तो वो आपका एक परमानेंट वाला मेमोरी हो जाएगा, ठीक है। तो होपफुली आप ये वीडियो एंजॉय किए होगे। अगर आपने ये वीडियो एंजॉय किया है तो प्लीज लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू कि आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा है। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग।